नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से कन्हैयालाल दत्त ने और सत्येंद्र बसु ने मिल करके नरेन गोसाई जो सरकारी गवाह बन गया था उसे जेल के अस्पताल में जा करके गोलियां मारी थी और फिर इस मामले में फांसी हो गई थी। 10 नवंबर 1908 को फांसी दी गई थी कन्हैयालाल दत्त को। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम हृदयवान महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आर्थिक सहयोग करके हमारे इस शोध कार्य को, हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद की है। बंगाल के ही एक क्रांतिकारी और लेखक थे जिनका नाम था मोतीलाल राय। उन्होंने कन्हैयालाल दत्त पर एक किताब लिखी है और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो लाइव फांसी दे दी गई 10 नवंबर 1908 को और फिर ये जेल में गए। शव लाने तक ये सब कुछ साथ में थे। जो कुछ भी हुआ अंदर उन्होंने अपनी किताब में लिखा है और जो लिखा है ये बिल्कुल लाइव है, मतलब उन्होंने जो कुछ भी देखा उस हिसाब से लिखा। ये मोतीलाल राय की किताब से आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने लिखा था। 5-6 आदमियों को भीतर जाने की अनुमति मिली। एक गोरे ने हमसे जानना चाहा कि कौन कौन भीतर जाना चाहता था। ये भीतर मतलब जेल के अंदर जाने की बात हो रही है। आशू बाबू जो कन्हैयालाल दत्त के बड़े भाई थे, आशू बाबू, मैं और कन्हैया के परिवार के 3 अन्य व्यक्ति थर-थर कांपते हुए उस गोरे के पीछे हो लिए। शोक और दुख से हम सिहर रहे थे। लोहे के फाटकों को पार कर हम लोग जेल के भीतर दाखिल हुए। यांत्रिक पुतले की भांति हम उस गोरे के पीछे पीछे चल रहे थे। एकाएक वह गोरा रुक गया और उसने उंगली के इशारे से एक कोठरी दिखा दी। सिर से पैर तक कंबल से ढकी एक लाश पड़ी थी। यही कन्हैया का शव था। हम लोगों ने शव को उठाकर कोठरी के सामने आंगन में रख दिया, किंतु किसी की हिम्मत न होती थी कि शव के ऊपर से कंबल को हटाए। आशू बाबू के चेहरे पर से मोती के समान बूंदें टपकने लगी। एक एक करके सभी रोने लगे। उसी समय वह गोरा बोल उठा, आप रोते क्यों हैं? जिस देश में ऐसे वीर पैदा होते हैं वह देश धन्य है। मरेंगे तो सभी, किंतु ऐसी मौत कितने मरते हैं। हमने विस्मृत नेत्रों से आंख उठाकर उस कर्मचारी को देखा तो मालूम हुआ कि उसके चेहरे पर भी आंसुओं की झड़ी लगी है। उसने कहा, मैं इस जेल का जेलर हूँ। कन्हैया के साथ मेरी खूब बातें हुआ करती थी। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं था। कल शाम उसके चेहरे पर जो मोहनी हंसी मैंने देखी वह कभी नहीं भूलेगी। मैंने कहा, ये जेलर कह रहा है, और मोती बाबू ने अपनी किताब में जो लिखा है, जेलर कह रहा है उनसे कि मैंने कहा कन्हैया से, कन्हैया आज हंस रहे हो, किंतु कल मृत्यु की कालिमा से तुम्हारे ये हंसते हुए होठ काले पड़ जाएंगे। दुर्भाग्य से कन्हैया के फांसी लगाने के वक्त मैं भी वहां मौजूद था। कन्हैया की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। वह शिकंजे में कसा ही जाने वाला था। ठीक उसी समय कन्हैया ने घूमकर मेरी ओर संकेत किया और कहा, क्यों मिस्टर, इस समय मैं कैसा लग रहा हूं? ओह, यह वीरता, इस प्रकार की वीरता का होना रक्त मांस के मानवों के लिए संभव नहीं है। आगे लिखते हैं मोती बाबू, हमने चकित होकर ये सब बातें सुनी। इसके बाद डरते डरते ओढ़ाए हुए कंबल को उठाकर देखा। अर्थात उस तपस्वी कन्हैयालाल के दिव्य स्वरूप के वर्णन की भाषा मेरे निकट नहीं है। चौड़ा माथा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था। अध खुले नेत्रों से अमृत ढुलक रहा था। कसे हुए होठों से संकल्प की रेखा फूट पड़ती थी। विशाल भुजाओं की मुट्ठियां बंधी हुई थी। आश्चर्य है कि कन्हैया के किसी भी अंग पर मृत्यु की मनहूस छाया नहीं थी। कहीं भी विभत्सता के चिन्ह नहीं थे। केवल दोनों कंधे फांसी की रस्सी की रगड़ से दब गए थे। उनकी पवित्र मुख श्री पर कहीं विकृति न थी। कौन ऐसा अभागा है जो इस मृत्यु पर ईर्ष्या न करेगा। उस दिन जेल के बाहर उसके स्वागत के लिए मानो समुद्र उमड़ आया था। बाहर आते ही वंदे मातरम की आवाज के साथ फूलों की वर्षा होने लगी। कन्हैया की शमशान यात्रा के समय इतना जनसमूह उमड़ आएगा इसकी मुझे आशा न थी। एक छोटी वक्तृता के बाद चिता में आग दे दी गई और कुछ घंटों के बाद वहां राख के एक ढेर के सिवा और कुछ न रहा। उस समय
चीता की एक मुट्ठी भस्म पाने के लिए लोगों में एक प्रकार की छीना झपटी सी मच गई। मैं भी अस्थि का एक टुकड़ा चांदी की डिब्बी में रखकर घर वापस आया। आधी रात का समय था। ऐसा जान पड़ा कि घर एक प्रकार की दुर्गंधी से भरा है। मैं भयभीत होकर उठ बैठा। उस समय कन्हाई की विधवा माता का करुण क्रंदन हृदय को विदीर्ण करने लगा। मैं घुटने टेक कर बैठ गया और उस वीर प्रसविनी विधवा की चरण रज मस्तक में लगा ली और करुण स्वर में कहा, वंदे मातरम। ये लिखा है मोती बाबू ने कन्हाई लाल दत्त पर लिखी गई अपनी किताब में। कहा जाता है कि उस दाह संस्कार के वक्त वहां पर 1 लाख से अधिक लोग जमा थे। हजारों लोग रोने वाले थे और इस तरह से इस देश का एक महान बेटा देश के नाम शहीद हो गया। कन्हाई लाल दत्त चंदन नगर हुगली के रहने वाले थे और वो पकड़े गए। फिर उनके बाद ये पूरी कहानी अब फांसी तक आप लोग सुन चुके। इस संबंध में उपेंद्र बनर्जी जो अलीपुर षड्यंत्र केस के एक अभियुक्त थे, उन्होंने भी लिखा है। उन्होंने कन्हाई लाल दत्त को याद करते हुए लिखा, अब उसी पुरानी कहानी का वर्णन करने की इच्छा नहीं होती। अब वे सब बातें मन से अलग हो चुकी हैं। हाँ, केवल कन्हाई लाल के मुख की झलक रह गई है। आज जब चारों ओर से यही सुनाई पड़ता है कि अहिंसा ही परम धर्म है, उस समय चुप होकर सुन लेता हूँ, परंतु साथ ही साथ कन्हाई की परम शांत मुख छवि का स्मरण हो आता है। वे आंखें क्या हत्यारी आंखें थीं? क्या वे अशांति या अधार्मिकता की आंखें थीं? अंतरात्मा कभी साक्षी नहीं देती। हृदय से केवल यही ध्वनि निकलती है कि धर्म का तत्व हिंसा और अहिंसा के परे है। कन्हाई लाल मरकर भी मरा नहीं है। यह आप सुन रहे थे कन्हाई लाल दत्त की मृत्यु, फांसी की कहानी और उसके बाद उनसे जुड़े लोगों के उद्गार। खुदीराम बोस, कन्हाई लाल दत्त, सत्येंद्र बसु आदि के इन बलिदानों का परिणाम ये निकला कि उसके बाद बंगालियों में ज़बरदस्त ढंग से जोश भर गया। मरना और मारना खेल हो गया। और सिर्फ इसी केस की बात करें, अलीपुर षड्यंत्र केस जो नाम चला, जिसमें नरेन गोसाई सरकारी गवाह बना था और जिन्हें इन दोनों ने मारा था, कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बसु ने, अगर इसी केस की सिर्फ बात करें तो 10 फरवरी 1909 को इस केस के सरकारी वकील को मार दिया गया। क्रांतिकारियों ने मार डाला। इसके बाद 24 फरवरी 1910 को जब कलकत्ता हाई कोर्ट में इसी केस की अपील पर सुनवाई हो रही थी, तो इस केस का जो जिम्मेदार अफसर था, जिसके ऊपर इस केस की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी देखरेख की, वो एक डीएसपी था और उस डीएसपी को हाई कोर्ट से निकलते समय दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये इतना अधिक अब लोगों में जोश आ चुका था। मतलब कन्हाई लाल दत्त, सत्येंद्र बसु, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी आदि के बलिदान ने लोगों में कितनी अधिक जागृति भर दी, कितना अधिक लोग जागरूक हो गए और किस तरह से लोगों का साहस बढ़ा, वो एक मिसाल है। इस कहानी का एक और अहम चरित्र अभी बच गया है, नाम सत्येंद्र बसु। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सत्येंद्र बसु के बारे में, उनके बलिदान के बारे में, उनके जीवन के बारे में। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप में से जो साथी आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमारे इन शोध कार्यों को जारी रखने, आगे बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक मदद करें। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नज़र आ रहा होगा। इस बैंक खाते के माध्यम से शोध कार्यों को जारी रखने, इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद आप कर सकते हैं। आप तमाम दर्शकों से एक और आग्रह है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक क्रांतिकारियों से संबंधित इन वीडियोज़ को पहुंचाइए, ताकि लोग जान सकें क्रांतिकारियों को, उनके जीवन के बारे में, उनके महान बलिदानों के बारे में, उनके लक्ष्य के बारे में, उनके विचारों के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। जब मैं सत्येंद्र की काल कोठरी में फांसी पर चढ़ने के लिए उन्हें लेने गया तो मैंने देखा वह प्रसन्न चित्त हैं। मैंने कहा, सत्येंद्र तैयार हो जाओ। उसने उत्तर दिया, तैयार हूँ, और मुस्कुरा दिया। फांसी के तख्ते पर मस्ती के साथ झूमता हुआ गया और वीरतापूर्वक फांसी पर चढ़ गया। वह एक बहादुर युवक था। यह जेल का अधिकारी लिख रहा है जो बुलाने गया था फांसी के लिए सत्येंद्र बसु को।
कि अब आप लोग जा सकते हैं सत्येंद्र की लाश लेने। सब कुछ खत्म हो चुका है, मतलब सत्येंद्र को फांसी दी जा चुकी है। सत्येंद्र बहादुरी के साथ मरा। कन्हाई बहादुर था, लेकिन सत्येंद्र उससे भी अधिक बहादुर था। ये कहा पुलिस सुपरिटेंडेंट ने।